अच्छा भाई यहाँ जरा देखो। हम लोग जो है नेक्स्ट वीक करेंगे वो एमसीक्यू वाला काम, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर ऑसिलेशन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सुन लो कि ये जो ऑसिलेशन वाला चैप्टर है ना, इसको पहले पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम लगा लें कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा होते हैं और इसके अंदर जो है वो जो न्यूमेरिकल एमसीक्यू का बनना है वो सबसे ज्यादा होता है। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ऑसिलेशन को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो जो सबसे पहला इसके अंदर आपके पास काम करना होता है वो ये कि वाइब्रेटरी मोशन या हम लोग ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं। इसी से लफ्ज निकला था आपके पास ऑसिलेशन का। इसके बारे में जरा स्टार्ट करते हैं, जरा सुनिएगा। देखो, अगर हम लोग आपसे बोलते हैं कि भाई देखो, अगर हम लोग आपसे बोलते हैं कि भाई मेरे पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक फिक्स सपोर्ट और उसके साथ एक स्प्रिंग को बांध के मास को हैंग करता है। अब मुझे ये बताइए, हमें बात ऑलरेडी पता है कि जब तक ये मास अपनी एक्चुअल पोजीशन पर है, तो ये कौन सी पोजीशन है मुझे बताओ, मेन पोजीशन। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करा के किसी भी दूसरी पोजीशन पे ले जाऊं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं डिस्प्लेस करा के किसी भी दूसरी पोजीशन पे ले आया और लाके इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये जाएगा किसी भी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक। ये देखो, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, ये जाएगा किसी भी दूसरी पोजीशन तक और वापस आएगा इसकी जाएगा। मुझे बताइए, मीन पोजीशन का एक और नाम भी होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन का एक और नाम भी होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों कहते हैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन? इक्वल ही दोनों, क्या इक्वल है? ये नेगेटिव नहीं, इक्वल क्या है? इक्वल इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों कह रहे हैं? इक्वल नेट फोर्स नेट फोर्स जीरो। कौन कौन सी नेट फोर्स है? पावर ऑब्जेक्ट का वेट और स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस का जो सम है वो जीरो है, दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे कभी भी जीरो नहीं होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेट और टेंशन इक्वल नहीं होती, तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी नहीं कहते हैं। मीन पोजीशन पे दोनों इक्वल होते हैं, वेट और टेंशन, तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, अब जरा सुनो दूसरी बात। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे बताइए। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इसको जब मैंने डिस्प्लेस करा के इस पॉजिटिव एक्सट्रीम तक लेकर आया और लाके छोड़ दिया तो ये गया दूसरी एक्सट्रीम पे, वापस आया तो उसके करीब करीब आएगा। अच्छा, एक और बात जरा सुनो। मैंने आपसे बोला कि वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, बीच में मैंने स्लैश डाला, ठीक है, बीच में मैंने स्लैश डाला। अब जरा सुनो, ये जो इसने मोशन किया मुझे बताओ, इस मीन पोजीशन से जब मैं इसको डिस्प्लेस करा के एक्सट्रीम तक लेकर आया, लाके छोड़ दिया तो ये गया दूसरी एक्सट्रीम पे, वापस आएगा इसके करीब करीब और फिर इसका मोशन होता रहेगा अनटिल और अनलेस ही दोबारा रेस्ट की हालत में आ जाए। तो ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन कर रहा है इसको हम लोग वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन वो कर रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। लेकिन मैंने आपसे अगेन बोला कि मैंने बीच में स्लैश डाला, ठीक है, तो फंक्शन दोनों का सेम है। फंक्शन दोनों का सेम है कि आपने टू एंड फ्रो करना है। मुझे बताओ, किताब में यही डेफिनेशन पढ़ते हो ना, टू एंड फ्रो मोशन अराउंड फिक्स पोजीशन। एक फिक्स पोजीशन की सराउंडिंग का जो मोशन, एक फिक्स पोजीशन कौन है इसको मुझे बताओ, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की सराउंडिंग का जो मोशन है वो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी है। ठीक है, ये वाली चीज।
ये वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक बैकएंड के ऊपर एक फर्क है, ठीक है। दोनों का फंक्शन सेम है, ये करना, फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन इन दोनों के पीछे एक चीज छुपी हुई है, यानी कि इसके दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू केपी के बोर्ड की किताब, वो ये कहती है कि दोनों के दरमियान छोटा सा डिफरेंस है। सिंध बोर्ड वाले तो दोनों को एक ही हेडिंग में कवर कर, ठीक है। सिंध बोर्ड वाले कहते हैं प्री और फॉर्मेशन कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा फर्क है, और वो क्या है, अब जरा सुनो। मुझे बताओ, बचपन से एक बात पढ़ते हुए आते हैं कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, सॉलिड जो स्टेट ऑफ मैटर है, उसके जो एटम होते हैं ना, वो हमेशा वाइब्रेटरी मोशन की हालत में। हम लोग कभी पता है ये लफ्ज नहीं सुनेंगे और ना ही पढ़ेंगे किताबों में कि सॉलिड के एटम ऑसिलेटरी मोशन कर, हम कभी नहीं पढ़ते। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि सॉलिड के एटम हमेशा कौन सा मोशन कर रहे होते हैं, वाइब्रेटरी। कभी सोचा कि वो वाला लफ्ज, ये वाला लफ्ज क्यों यूज नहीं करते हम, कि सॉलिड के एटम हमेशा ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हो, हम कभी भी नहीं पढ़े। किसी बोर्ड की किताब उठा के देख लो या किसी भी चीज की किताब उठा के देख लो, हम कभी ये नहीं पढ़ेंगे कि सॉलिड के एटम ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं, नहीं। हम हमेशा ये पढ़ेंगे सॉलिड के एटम वाइब्रेटरी मोशन। वजह, असल चीज है इसके पीछे का रीजन सुनो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा सिस्टम बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ टू एंड फ्रो मोशन कर, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, मुझे बताओ हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में बहुत दफा मूव करता है, तो हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और अगर हम लोग ये पढ़े कि मेरा सिस्टम बहुत लो फ्रीक्वेंसी के साथ, बहुत लो फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर रहा है, टू एंड फ्रो वाला, तो हम लोग उसके लिए क्या नाम देते हैं, हमेशा ऑसिलेटरी मोशन। अब बात याद रहेगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी टू एंड फ्रो मोशन विद हाई फ्रीक्वेंसी, मुझे बता असल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन विद हाई फ्रीक्वेंसी, वो क्या कहलाएगा आपके पास, वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन विद लो फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। अब याद रखना ये चीज हमेशा, ठीक है। तो एक एक चीज याद रखनी, कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा, सबसे प्यारा तरीन चैप्टर है अगर तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे तगड़ा। मैंने आपसे बोला तकरीबन 24 फॉर्मूले, अगर मैं हर बोर्ड की किताब कंपाइल करूं तो 24 फॉर्मूले बनते हैं इस पूरे चैप्टर, ठीक है। और 24 फॉर्मूलों का मतलब 24 अलग अलग तरह के एमसी, हाँ या ना, मुझे बताओ। 24 फॉर्मूलों का मतलब है 24 अलग अलग तरह का एमसी। तो आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे एक लफ्ज यूज किया, मुझे बताओ किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लफ्ज यूज किया फ्रीक्वेंसी का, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या होगा, आप जरा सुनो। एक कंप्लीट ऑसिलेशन हम लोग किसको कहते हैं, एक कंप्लीट ऑसिलेशन सुनो, मैं दो रिस्पेक्ट से इसके बारे में बात करूंगा, जरा सुनो। यहाँ जरा देखो, मैं दो तरीकों से इसके बारे में बात करूंगा, सारे सुने, एक मिनट जरा लिखना है। देखो मैंने क्या किया, मेरे हाथ में सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इसको, और मेरे हाथ में स्टॉप वॉच होगी। मैंने हेडिंग देखो क्या डाली हुई है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या है, दो अलग रिस्पेक्ट्स है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट वाले के एमसीक्यू भी बनाते हो तो मैं बताऊंगा। मुझे बताओ, यहाँ से मैंने इस सिंपल पेंडुलम को पकड़ा, पकड़ के ए पर ले गया, मेरे हाथ में क्या है, स्टॉप वॉच, ठीक है। अब जरा सुनो, जैसे इसको मैंने यहाँ से छोड़ा, सिंपल पेंडुलम स्टॉप वॉच ऑन कर, स्टॉप वॉच कौन से पॉइंट पे ऑन करिए, ए पे, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, मेरे हाथ में ये सिंपल पेंडुलम था, दोबारा सुनते रहते हैं, कौन सा पता, मुझे बताओ, ओ से ए पे लेके क्या, हाथ में स्टॉप वॉच है, जैसे ए से छोड़ा स्टॉप वॉच ऑन कर, तो मुझे बताओ मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन करी कहां से, ए से। मुझे बताओ ए के बाद वो किस पर आएगा, ओ पर आएगा, ओ के बाद वो किस पे जाएगा, बी पे जाएगा, बी के बाद फिर दोबारा किस पर आएगा, ओ पे, और फिर ए के करीब तरीन आएगा, सही। तो मुझे बताओ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का एक मतलब तो ये कि जहां से स्टार्ट किया उसी पे आके रोकना है, पहली बात तो ये। मुझे बताओ ए के करीब तरीन आएगा, मुझे पता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर मीडियम की प्रेजेंस है तो कंप्लीटली ए पर नहीं आ सकता, ये बात तो हमें भी पता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ए के करीब तरीन आए, सही है। तो अब मुझे बताओ, जहां से स्टार्ट किया वहां पे रोकना है। और सेकंड मतलब मुझे बताओ ईमानदारी से कि मेन पोजीशन को कितनी बार टच किए, दो बार टच किए, ठीक है। जब मैंने ए से स्टार्ट किया है, गया, वापस आया, मेन पोजीशन को दो बार टच किया, सही, ओके। अच्छा, ये मैंने क्यों बात हाईलाइट करी तुम्हारे सामने, मैंने तो बोला आगे मैं एक बात करने लगा, सही। दोबारा से देखो, अभी मुझे बताओ, अभी मैंने
विद रिस्पेक्ट टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैं ये एक्सप्लेन किया कि मैंने अपनी स्टॉप वॉच ए से स्टार्ट करी, ठीक है, मैंने अपनी स्टॉप वॉच ए से स्टार्ट करी। अच्छा, यही हरकत अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन करूं तो ये देखो क्या करते हैं। यही हरकत अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन करूं तो ये देखो, ये ओ, ये ए, ये बी, सही है। अब जरा दोबारा से मैं वही कहानी दोबारा से क्रिएट करने लगा कि हाथ में सिंपल पेंडुलम ए पे लेके गया, हाथ में स्टॉप वॉच, अब ए से छोड़ा, गया 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 गया, जैसे ही ऊपर आया स्टॉप वॉच ऑन। स्टॉप वॉच कहां से ऑन कर रहा हूं मुझे बताओ, मेन पोजीशन ओ से। ये देखो लिखा हुआ है, मैंने आगे दोबारा सुनो, तसल्ली से सुनना, मुझे बताओ ये लेके गया ऊपर ए पे, हाथ में स्टॉप वॉच, ए से छोड़ा सिंपल पेंडुलम को, आया 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 मूव करता हुआ ओ पर, जैसे आया स्टॉप वॉच ओ से ऑन करी। अब मुझे बताओ स्टॉप वॉच ओ से ऑन करी, ओ के बाद वो किधर गया होगा मुझे बताओ, बी पे, बी के बाद फिर दोबारा किस पर आया, ओ पर, और फिर दोबारा के करीब करीब, एंड देन दोबारा ओ। ये देखो। अच्छा, अब आप लोग एक बात बताओ ना कि ये एमसीक्यू उन्होंने दिया, नेक्स्ट ने 2012 के पेपर में दिया था, याद इसलिए रह गया क्योंकि टॉपिक में मैं शामिल करता रहा। मुझे बताओ उन्होंने इस तरीके से डायग्राम दी, सेम यही डायग्राम दी थी, मैंने तभी तुमसे जानबूझ के ये डिस्कस करी, ओ ए बी डायग्राम दी। उन्होंने बोला कि भाई अगर हम लोग अपनी ऑसिलेशन मेन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन लिखने का मतलब ये लिख के दिखा है। अब ऑप्शन में ए बी सी डी चार एक्सप्रेशन दी हुई आप लोगों को, ठीक है। अब बहुत से बच्चों ने, उन्होंने पता है एक ऑप्शन ये दिया हुआ, यहीं पे ऑप्शन ए मुझे आज तक याद है कि उन्होंने ये दिया हुआ। तो बहुत से बच्चों ने टिक मार्क कर दिया क्योंकि उनको पता क्या याद था, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे रोक दिया। उनको ये चीज याद थी, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे रोक दिया, उनको याद थी। लेकिन मुझे बताओ ये तो पूरी एक ऑसिलेशन नहीं हुई, मुझे बताओ क्या इसके अंदर मैंने सेकंड एक्सट्रीम को टच किया हुआ है? एक एक्सट्रीम को तो टच किया हुआ है, बी को तो टच किया हुआ है, क्या मैंने ए को टच किया हुआ है? तो देखो जब ए को टच करूंगा फिर दोबारा उसी औकात पर आऊंगा तो मेरी एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ओ से स्टार्ट करना है, ओ पे रोकना है, लेकिन दोनों एक्सट्रीम्स का टच होना जरूरी है, दोनों एक्सट्रीम्स का टच होना जरूरी है। बताओ ये वाली बात क्लियर हुई होगी? सही है, दोनों एक्सट्रीम्स का टच होना जरूरी है। क्लियर हुई है वाली बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन अ क्वेश्चन होती है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहां से न्यूमेरिकल भी बनाऊंगा अभी आगे। तो पता है न्यूमेरिकल में भी ये बात मेंशन होगी कि ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम या फिर मीन। मैं पूरा वो न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि पेपर में पूछा जाता है अक्सर, एनईडी में भी पूछा था उन्होंने। तो उसमें सवाल के एंड में ये बात मेंशन होगी कि व्हेन ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि फर्क पड़ता है और आपको नजर आ रहा है एक्सप्रेशन में फर्क पड़ रहा है। सही है, तो बहुत सी चीजों में फर्क पड़ता है। तो बताओ ये वाली यहां तक की बात क्लियर हुई है पहले? ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे इसका ना। बताओ यहां तक कोई मसला, कोई बीमारी अगर किसी को लगे?
अच्छा जी, मुझे बताइए आप कि डिस्प्लेसमेंट और
एम्पलीट्यूड के दरमियान में अगर हम लोग बात करें तो जब मैंने इसको पोजीशन ओ से ए पे लाया, ठीक है, ए पे लाके जब मैंने इसको छोड़ा तो ये गया दूसरी एक्सट्रीम पे, वापस आया तो ए पर नहीं आया। ऐसी बात हुई अभी हमारी लिए, तो ये ए से कम पर आया, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, ये जो पहली दफा में आपने उसको ऑसिलेट करवाया ए पे लाके, जब उसको छोड़ा और ये गया दूसरी एक्सट्रीम पे, वापस आया तो ए से कम पर आया, तो मुझे बताओ ये जो पहली दफा में आपने इसको पकड़ के डिस्प्लेस करवाया था, ये मैक्सिमम फासला मुझे बताओ दोबारा हासिल हुआ? नहीं हुआ। मुझे बताओ दोबारा तो उससे कम पर आया, ए पर तो आया ही नहीं। आपने जब उसको छोड़ा था ये गया दूसरी एक्सट्रीम पे, वापस आया तो ए पर आया ही नहीं, ए से कम पर आया ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो उसकी वजह से ये ए पर तो आया ही नहीं, ए से कम पर आया। मुझे बताओ ये मैक्सिमम फासला आपका एक्स नॉट, जो कि आपका क्या है मुझे बताओ? एम्पलीट्यूड। सही है? ये मैक्सिमम फासला आपका एम्पलीट्यूड। लेकिन मुझे बताओ ये जो चीज बनी जो कि मुसलसल कम होती रहेगी, मुझे बताओ जब ये यहां से जाएगा वापस तो मजीद कम पर आएगा, फिर मजीद कम होता रहेगा। मुझे बताओ ये जो ये फासला है ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक्स है आपका ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब एक मेरी बात सुनो, ये जो एक्स है आपका ये डिस्प्लेसमेंट और ये जो एक्स नॉट है मैंने आपसे बोला ये आपका एम्पलीट्यूड। अब एक बात सुनो, अब एक बात जरा गौर से, वो ये बेटा कि डिस्प्लेसमेंट आपका या एम्पलीट्यूड हो, मुझे बताइए ये है एक ही चीज, लेकिन उस वक्त तक जब तक मुझे बताओ ये आपका मैक्सिमम फासला था, कि जब ये कम हुआ तो आपने इसी को डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया। मुझे बताओ ये आपका मैक्सिमम फासला था, जब ये कम हुआ तो आपने इसी को डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया। लेकिन एक बात जरा सुनो, एक बात ये कि आप अगर गौर करो कि ये मेजर कहां से होना शुरू हो रहा है, अगर आप लोग गौर करें, मुझे बताओ आपने मीन पोजीशन से हिलाकर इसको एक्सट्रीम पे लेके गए थे, तो हमेशा जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से चलना शुरू करेगा, हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन होगा। ये जो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे बताओ अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके बाद डायरेक्शन भी है। अभी मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं करी, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनेगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन अभी डायरेक्शन की अगर बात करो तो वो हमेशा मीन पोजीशन से मेजर होना शुरू होगी और कहां तक जाएगी मुझे बताओ? एक्सट्रीम तक। ठीक है, अब एक बात जरा मुझे बताओ मैं लेट सपोज इस लाइन पे खड़ा हूँ क्लास की, अब और सुनो, मैं क्लास की इस लाइन पे खड़ा हूँ, मैं चलते 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 क्लास के बिल्कुल एंड तक अगर पहुंचूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और वही मेरा एम्पलीट्यूड बन जाएगा। लेकिन मुझे बताओ मैं इतने चलना इस लाइन से शुरू किया आपके सामने, तो मेरा खुद इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो मुझे बताओ मैंने कहां से मेजर करना शुरू किया अभी डिस्प्लेसमेंट को? मेन पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन आप क्या बोलोगे? जीरो। ठीक है, यहां से आप मेजर करना शुरू कर रहे हो तो खुद ही उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दोगे भाई? अपने पास जीरो लिख। अब एक हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन बनाना है, जिससे मैं कहूँगा 7 से 8 दफा एमसीक्यू बना हुआ है, अलग अलग तरह का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के दरमियान का एक रिलेशन बनाना है, उस रिलेशन के अंदर ये चीज सवाल में मेंशन होगी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका ऑसिलेशन या यहां से स्टार्ट, जो मैंने अभी आप लोगों से बोला। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का एक रिलेशन बनाएंगे, उस रिलेशन में उस रिलेशन के न्यूमेरिकल के लिए बात सवाल में मेंशन होगी कि आपका सवाल यानी कि आपकी जो ऑसिलेशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है या एक्सट्रीम पोजीशन से, और उन दोनों के दरमियान का फर्क देखेंगे। मेन पोजीशन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और एक्सट्रीम वाला भी, दोनों के दरमियान का फर्क देख लेंगे कि आ फर्क आ क्या है। ठीक है, जल्दी से लिखो तो हम लगा दो।
अच्छा जी, चले आगे। याद रख ले, बहुत गौर से सुनना बेटा, ये वाली चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स और एक्स नॉट के दरमियान का अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला रिलेशन आपके पास x इक्वल्स टू x नॉट, मुझे बताओ x डिस्प्लेसमेंट, x नॉट एम्पलीट्यूड, cos ऑफ थीटा। और सेकंड रिलेशन x इक्वल्स टू x नॉट sin ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था, दो तरह का क्वेश्चन है, एक या तो एक्सट्रीम वाला, एक या तो मीन वाला, ठीक है। अगर सवाल में ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन है तो साइन का फंक्शन, ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन तो कॉस का फंक्शन। क्यों, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, इन दोनों में से अगर मैं एक भी मिसाल दूं तो आप खुद ही समझ जाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि आप लोग मेरे साथ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, इन दोनों में से किसी भी एक का, किसी भी एक का, लेट्स सपोज मुझे बताओ अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन को चुन लूं, चलो मैंने एक्सट्रीम पोजीशन को चुन लिया, तो मुझे बताए इस ऑसिलेशन का मुझे ग्राफ बनाना है, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन बनी है। तो मुझे बताइए इसमें ए क्या है, ए पॉजिटिव एक्सट्रीम है
और बी क्या है मुझे बताओ, नेगेटिव एक्सट्रीम। तो मुझे बताइए मेरी ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से। तो ए मुझे बताइए यहाँ पे कहीं होगा। अच्छा मैं कोई वैल्यूज पुट नहीं करता, मैं जैसे एक जनरली ग्राफ बना के दिखा। तो मुझे बताओ ए वो है जिसपे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, हाँ या ना। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। मुझे बताओ ए के बाद क्या आ रहा है आपके पास, ओ का मतलब मीन पोजीशन, मतलब उस पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताइए बी। बी क्या है मुझे बताओ, नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम का मतलब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और ये नेगेटिव। तो बी यहाँ पे कहीं होगा आपके पास, क्योंकि टाइम तो गुजरता जा रहा है साथ साथ। और मुझे बताओ उसके बाद फिर ओ आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या आएगा, ए के करीब करीब। मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड कोसाइन वेव, नॉट अ साइन वेव। साइन वेव ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो चूंकि ये कोसाइन वेव है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कॉस का। समझ में आ रही कहानी, आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली के साथ, कोई जल्दी नहीं। मुझे बताओ है आ रही, समझ में आ रही कहानी। मुझे बताओ रीजन समझ में आ रहा है, cos थीटा की यूज कर रहे हैं, sin थीटा की यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात सबको, कोई चीज सब पूछनी है तो न्यूमेरिकल में जाने से पहले क्लियर है सबको। अच्छा साइन पे अगर हम लोग यही का काम का स्टार्ट करेंगे तो साइन के बाद तो बात बताने वाली असल में ये है कि क्यू कॉस क्यू साइन। और मुझे बताओ ये बात तो क्लियर हो गई कि ये चीज सवाल में मेंशन होगी आपके पास कि कब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, कब मीन पोजीशन से स्टार्ट। सही है, तुम्हें बताए सवाल लिखवाओ, ये कॉपी कर लेगा आप लोग। तो बताया इस चैप्टर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा किस पे फोकस कर रहे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, है ना, और उसके केसेस के ऊपर। तो हम लोग अभी बारी बारी एक एक चीज करके सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पहुंचेंगे। उसमें जितनी बेसिक कवर होंगी वो सब कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के केसेस पढ़ेंगे। तो सवाल जरा लिखिए, सवाल में देखो क्या कह रहे हैं। नस 2017 का सवाल है कि आर्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन
पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी। आगे देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल to go directly, find the time taken by a particle to go directly from mean position, to go directly from mean position to half of the amplitude. मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, एक बार जरा देखिए। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल to go directly from mean position to half of the amplitude. To go directly from mean position to half of the amplitude. अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं पहले। वो ये कह रहे हैं कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसको कंप्लीट टाइम लगता है कैपिटल टी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर वो मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। कैपिटल टी वो टाइम पीरियड है जो कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन का होगा। कैपिटल टी वो टाइम पीरियड है जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन का होगा। आपने वो निकालना है जिसमें वो मीन पोजीशन से तो चले लेकिन हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड को कवर करे। ये आपका सवाल है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, एक जनरल रिलेशन बनाना है। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ एक जनरल रिलेशन बनेगा। ठीक है, स्मॉल टी वो होगा जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटल टी वो होगा जो कि आपके पास टाइम पीरियड का है। तो अब जरा देखो यहाँ पे, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि मीन पोजीशन का सवाल है कि एक्सट्रीम का है। सवाल में लिखा है ना मीन पोजीशन का सवाल है, तो साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन? साइन का फंक्शन। तो x इक्वल्स टू x नॉट साइन थीटा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे भी, थीटा जो है वो आपके पास, सॉरी ओमेगा जो है वो आपके पास थीटा अपॉन टी के बराबर होता है। मैं बताओ थीटा को अलग करूंगा तो क्या बनेगा, ओमेगा टी। तो x इक्वल्स टू x नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा मुझे बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, फासला कवर हो रहा है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, वैसे लिखेंगे? हाँ जल्दा जल्दी से मुझे बताओ, सवाल में बात मेंशन है, टू गो डायरेक्टली फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो मुझे बताओ x की जगह क्या पुट कर दूंगा, x नॉट अपॉन टू, x की जगह x नॉट अपॉन टू इज इक्वल्स टू x नॉट साइन ओमेगा टी। x नॉट से x नॉट क्या होगा, कैंसिल। यहां पे क्या बचा, हाफ, यहां पे क्या बचा, साइन ओमेगा टी। मुझे बताइए साइन यहाँ पर है, इस साइड पर आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। कोई मसला जाता है? ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 करेंगे, क्या आंसर मिलेगा? बोल ही नहीं रहे तुम लोग। बोलो ना। अरे पहले मुझे डिग्री में ही बताओ, पहले मुझे डिग्री में ही बताओ क्या आंसर आएगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 6। क्यों लिखा है मैंने, पाई में क्यों लिखा है? आगे क्या लिखा है, ओमेगा, इस वजह से। बताओ ये चीज बन जाएगी। ठीक है, और मुझे बताओ ओमेगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे बताओ एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब थीटा अपॉन टी होता है,
और एक कमिट ऑस्किलेशन का मतलब थीटा का मतलब क्या आएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। मुझे बताओ कैपिटल टी भी तो इन्वॉल्व करना है जो उसने सवाल में जिक्र किया हुआ है। मुझे बताओ सवाल कहां से शुरू हो रहा था, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो उसको भी तो रिलेट कराना है भाई, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और साथ में क्या लिख जाएंगे, स्मॉल टी। ये देखो कैंसिल हुआ। मुझे बताओ 2 नीचे आके 6 से मल्टीप्लाई क्या बनाएगा, 12 और कैपिटल टी ऊपर, ये आपका आंसर। अब यहाँ पे जरा सुन लो, अब आपके पास मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपके पास आंसर निकल के आया है T/12, ठीक है, ये जो आंसर निकल के आया है ये वो टाइम पीरियड है जो कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड को कवर करने में लग रहा है फ्रॉम मेन पोजीशन। अब आप लोगों को बात बताऊं, यही सवाल अगर वो आपको क्वेश्चन में दे और कर दे एक्सट्रीम पोजीशन से, तो इसी का आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसी का आंसर चेंज हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे कॉस का फंक्शन है, फिर यही आंसर चेंज हो जाएगा। तो एक बात सुन लीजिए, ये जो मैंने लंबी करी है यहां तक की, ये तुम्हें पहले से पता है, करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पेपर के दौरान ये थोड़ी करोगे, मैं पहली दफा सोल्यूशन करा रहा, अभी मैंने इसके 7-8 न्यूमेरिकल करा रहे हैं, सब में थोड़ी ही हरकत कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर लिख के आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो अगेन अभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ पहली दफा सोल्यूशन कराया है, तसल्ली रखो, 7-8 न्यूमेरिकल है इसकी किताब के अंदर। जहाँ होता है भाई मैं वो खुद ही बताऊँ। लैपटॉप लाया हूँ तुम्हारे मैसेज भी मेरे ठीक है, 46 आके मार के और उसको ये मेरा सब कुछ वहां से वो करा ले तब तो सब ठीक, लेकिन हो सकता है फिर जब मुझे जाती हूँ बाहर ये खाने के बाद असल में खाने के बाद नहीं हो सकता है। साइड को था एक का एंट्रेंस पे अच्छा 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 सुबह 5:30 तो मैंने क्या मजदूरी के लिए मैं कल आ गई मैं पता है किसी का कब आएगा तुम्हारा कॉलेज में ऑनलाइन वीडियो बना के भाई तुम लोग इसको देख के सॉल्व करते रहोगे, वैसे भी एक और सवाल लिखो मुझे करके दिखाओ, विद इन अ मिनट जवाब देंगे, सोल्यूशन तुम्हारे सामने हुआ हुआ है, चीजें चेंज करो और पहले जवाब दो। एनईडी 2014 का सवाल है, जल्दी से।
simple harmonic oscillator has a time period capital T for one complete oscillation. For one complete oscillation याद है लिखा. आगे लिखो the time required to travel from extreme position to half of the amplitude is dash. The time required to travel from extreme position to half of the amplitude is dash. जल्दी से करो.